वेस्ट बैंक ट्यूबस में बड़ी घटना हो गई जब इधर गाजा में प्रिजनर एक्सचेंज चल रहा था और उधर वेस्ट बैंक में लड़ाई अपने चरम पे थी। देखिए ये दोनों चीजें पैरेलल हैं और पैरेलल चलेंगी। ये मत सोचिएगा कि गाजा में जो एक सीज फायर एग्रीमेंट है जिसमें अभी तक 3 इजरायली कैदी हमास ने छोड़े, उसके बदले आज 90 फिलिस्तीनी कैदी इजराइल ने छोड़े। और जो 3 इजरायली कैदी हमास ने छोड़े थे, तीनों महिलाएं, और आज जो 90 कैदी इजराइल ने छोड़े उसमें भी अधिकांश महिलाएं और माइनर्स। एक भी अभी 18 साल के ऊपर का कैदी नहीं छोड़ा गया है जो फिलिस्तीनी है। अभी भी हमास के पास 60 से ऊपर होस्टेजेस हैं। धीरे धीरे करके जैसे वो ये छोड़ेगा, देखिए एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, 70 से भी ऊपर हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमास छोड़ेगा 3-3 की संख्या में, वैसे वैसे वो 90-100 ऐसे करके वो छोड़ते जाएंगे। और अल्टीमेटली जो अल्टीमेट गोल है वो करीब 2 से 3 हजार फिलिस्तीनी प्रिजनर्स की रिहाई और उसके बदले जो 70-75 जो इजराइल के होस्टेज है, क्योंकि एग्जैक्ट संख्या अभी नहीं पता है, तो वो मतलब जो अभी जिंदा हैं, अच्छा जो मारे जा चुके हैं उनके रिमेन्स के लिए भी इजराइल लड़ रहा है। तो ये सब जो चीजें चल रही थी, ये देखिए आज 20 जनवरी 2025 ऐतिहासिक दिन। आज ही वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप शपथ ले रहे हैं और उनकी बड़ी भूमिका रही है। हालांकि वो मतलब इस सीज फायर में उनकी लेगेसी के बारे में वो आगे क्या करेंगे उस पर भी हम नहीं जाते हैं। अभी सिर्फ हम इतनी बात नोट करते हैं कि जो आज की स्थिति है 20 जनवरी 2025, उसमें गाजा में पूरी तरीके से हमास का शासन लौट आया है। कल हमने आपको एक विस्फोटक वीडियो बना के आपके सामने हमने वो लिस्ट बताई थी कि जो इजरायली हथियार, जो इजरायली सोल्जर्स यूज करते हैं, सब मशीन गन वगैरह, उसके कितने स्पेयर पार्ट्स मिले हैं। उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि करीब 50,000 इजरायली सोल्जर ऐसा लगता है कि गाजा में मारे गए। ये 30,000, 40,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है। इसलिए देखिए इसके पीछे जब तक कोई एजेंसी जांच नहीं करेगी, और हमास इस पे पूरा व्हाइट पेपर लाने जा रहा है, लेकिन वो ये जो प्रिजनर एक्सचेंज हो जाएगा उसके बाद। अभी देखिए इजराइल ने जो कुछ कोशिशें की थी कि ये जो सीजफायर एग्रीमेंट है ये खत्म हो जाए, ये हो जाए, लेकिन वो कोशिशें सफल नहीं हो पाई। इजराइल को 90 फिलिस्तीनी जो प्रिजनर्स हैं छोड़ने पड़े, उसमें अधिकांश महिलाएं और माइनर्स। और जो महिलाओं ने जो कहा है वो जल्दी से आपको कुछ महिलाओं का हम बता दें कि जो प्रिजन कंडीशन थी। देखिए जो 3 इजरायली प्रिजनर्स हमास ने छोड़े, वो तीनों महिलाएं बिल्कुल स्वस्थ थी, खुश थी, हंस रही थी, और उसके साथ साथ वो कुछ तो फिलिस्तीन जिंदाबाद का या फिलिस्तीन झंडे का अपना कॉलर उनके कॉलर में लगा हुआ था। और खुद उन्होंने ऐसा नहीं कि इन्होंने रिहाई के बाद उसको फेंक दिया, वो एकदम खुश नजर आ रही थी, लग रहा था कि वो अच्छी जगह रही हैं, सब कुछ है। आप देख सकते हैं हमारे एक्स चैनल में सारी वीडियोज है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल में जिसका डिस्क्रिप्शन जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसमें सब लिखा हुआ है। लेकिन जो देखिए हालत है, जिस तरीके से जो महिला कैदी जो फिलिस्तीनी छूटी हैं, अब देखिए हनीन अल मसैद, ये 30 वर्षीय, ये ऐदा कैंप बेथलेहम से इनको उठा लिया गया था और इनको दोबारा इजराइल ने अरेस्ट किया। इन्होंने आरोप लगाया है कि इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश वहां पर हुई है। दूसरी बात, राशा हिजाबी, ये तुलकरेम की, जिनको यहां पर उठा लिया गया था, इन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि इनकी भी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश हुई थी। इन लोगों ने रेजिस्ट किया, उसके बाद इजरायली जो वहां पर जो प्रिजन गार्ड्स थे वो विड्रॉ किए। उसके बाद निदा सले अल जुगाबी, ये भी देखिए ये भी रिहा हुई। इन्होंने भी कहा कि जो बेसिक फैसिलिटीज महिलाओं को मिलनी चाहिए, जो हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो हर महिला कैदी का पूरी दुनिया में अधिकार है, उससे ये वंचित रही। उसके बाद देखिए साजा मुआद्दी, मैं आपको बिल्कुल रैंडम बता रहा हूं ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि क्या लोग कह रहे हैं। तो साजा मुआद्दी, ये भी देखिए बिरजीट यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट थी, जो कि गाजा की एक बड़ी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, और इनको जो है गिरफ्तार किया था। इन्होंने भी यही कहा कि हमारे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है और हर तरह से कोशिश की गई कि हमारे जो महिलाओं का चीरहरण जिस कई तरीके से हो सकता है, उसमें कोई ऐसे बलात्कार का सीधे उन्होंने बात नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि उनको एम्बैरेस किया गया, उन लोगों की तलाशी मर्दों ने ली, ये जो सारी चीजें हैं, उनके हिजाब उतरवाए गए, ये जो सारी चीजें हैं, ये बड़ी ही मतलब किसी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। उसके बाद देखिए
ये अबला अब्देल रसूल सादत, ये जो अहमद सादत की जो वाइफ है, ये भी इनको भी छोड़ा गया। उसके बाद बल्किस जवाहरा जो कि 33 साल की हैं, बेथलेहम से इनको उठाया गया था, इनको छोड़ा गया। बुशरा अल तवील जो एक पैलेस्टीनियन फीमेल जर्नलिस्ट, इनको भी 7 बार गिरफ्तारी की गई, इनको भी देखिए अभी छोड़ा गया। उसके बाद बिरजीट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट अमल शुजैया, देखिए स्टूडेंट्स को उठाते हैं, मतलब कोई मतलब नहीं, फीमेल स्टूडेंट्स, उनका कोई, अच्छा एक बार भी आपने कुछ सिद्ध किया? ये वो केसेस हैं जिनके जो चार्जशीट भी नहीं हुई है, चार्जशीट होनी भी नहीं है, ये तो केवल आतंक फैलाने के लिए इन लोगों ने किया, चार्जशीट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब ये देखिए अमल शुजैया, इन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए। और फिर देखिए जो खालिदा जर्रार जो कि पीएफएलपी की बड़ी नेता है, मार्क्सवादी हैं, ये जब अरेस्ट हुई थी तो इनके काले बाल थे, जब ये बाहर आई हैं इनके सफेद बाल हैं, और ये ठीक से चल नहीं पा रही थी। और इन्होंने तो खैर अपनी जबान से खुद, भाई ये तो एक वो उसकी पार्ट है रेजिस्टेंस की, क्योंकि पीएफएलपी रेजिस्टेंस का पार्ट है, लेकिन इनकी पूरे उससे पता चल रहा है कि किस तरीके से इनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद देखिए और भी तुलकरीम की 12 फुकाहा, उसके बाद पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट रूला हसैनन, उसके बाद हदील शतारा, ये एजुकेटर और ऑर्गेनाइजर हैं, और ये बड़ी मतलब सोशल मीडिया की भी पर्सनालिटी रही हैं, इनको भी उठा लिया था। उसके बाद 2 बहनें आया और शाइमा रमदान, इनको उठा लिया था। ये देखिए लगातार पूरी लिस्ट इस तरह से 90 में से कम 70 महिलाएं हैं, और उसमें जो बाकी 20 हैं उसमें से करीब 11 माइनर महिलाएं हैं जो 18 साल के कम उम्र की है, और उसके बाद जो हैं वो हैं मतलब यंग बॉयज हैं जो 18 साल के नीचे उठाए गए। अब देखिए जो यहां पर एक मानवाधिकार का तो सवाल है ही, ये भी सवाल है कि इजराइल ने कैसे ट्वीट किया, फिलिस्तीनियों ने, हमास ने कैसे ट्वीट किया। दूसरी बात देखिए, जो इजराइल के अंदर से जो एक हार्ट बर्न इमर्ज कर रहा है, हार्ट बर्न मतलब उनका दिल जो जल रहा है, और जो उनका दिल क्या जल रहा है, राजनीतिक रूप से जो उनकी हार हुई है वो खुल के कह रहे हैं। अभी देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर स्मोत्रिच, अब आप देखिए इतमार बिन गिविर जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने तो कल ही रिजाइन कर दिया। स्मोत्रिच ने रिजाइन नहीं किया, वो भी राइट विंगर है, नेतन्याहू को अभी भी सरकार में बनाए हुए हैं। स्मोत्रिच का यह कहना था कि अभी इस राउंड में हमने सारे अपने जो भी इनिशिएटिव लिए थे सब खो दिए, कोई भी इस तरह की चीज, हमास का शासन वहां पर वापस आ गया है। हमने कहा था कि हम अंदर जाएंगे, हमास को खत्म करेंगे, अपने होस्टेजेस को रिलीज करेंगे, और उसके बाद हम एक गाजा में एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो हमास फ्री गवर्नमेंट होगी, या फिर हम मिलिट्री रूल लगाएंगे, जो बाद के दिनों में हुआ। और फिर जनरल्स प्लान आ गया कि नहीं, नॉर्थ गाजा को एक रेजिस्टेंस फ्री जोन बनाओ। अब तुम कुछ नहीं कर पाए। अभी स्मोत्रिच कह रहा है कि हम लोगों को, अब देखिए बात उठेगी पैलेस्टीनियन स्टेट की, खुद ही कह रहा है कि पैलेस्टीनियन स्टेट की बात उठेगी, इसकी उठेगी। वेस्ट बैंक में अभी भी लड़ाई जारी है, वेस्ट बैंक बारे में आपको मैं डिटेल ट्यूबर्स में जो हुआ वो बताऊंगा, जनीन में भी हुआ है कुछ, तो वो जारी चीजें। तो स्मोत्रिच कह रहा है कि हमको दोबारा गाजा में जाके, जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, हमारे होस्टेजेस वापस आ जाएंगे, दोबारा हमको गाजा में हमको जाके फिर से उसको कब्जा करना पड़ेगा। अब देखिए इस तरह की बातें, दोबारा गाजा में ये जाएंगे, किसके बल पे जाएंगे? अपने सोल्जर्स के बल पे। सोल्जर्स तुम कहां से लाओगे? जो मारे जा चुके हैं इतनी बड़ी संख्या में, 50,000 सोल्जर्स मारे गए हैं, इंजर्ड हुए हैं, विकलांग हो गए हैं, उनके माँ बाप, उनके जो वार्ड्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो सब लोग तुम पे थूक रहे हैं आज की तारीख में। आज की तारीख में इजराइल में अगर हिम्मत है तो इलेक्शन करा के दिखा लो। और अगर तुमने जाने की भी सोची और तुमने कहीं से अपनी सेना जुटा ली, तुमने भाड़े के सिपाही मंगा लिए, जैसे इस बार मंगाए 25,000, उसमें से मर गए, उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अगर तुमने इस तरह से सेना जुटा के तुमने एक बड़ा हमला ज्यादा प्लान तरीके से किया, तो यह मत भूलना कि इस बार हमास भी तैयार है, और यमन ने भी कह दिया है, यमन ने कह दिया है कि इस बार ही हमने हजारों लड़ाके तैयार किए थे जो फिलिस्तीनियों के कंधे से कंधा मिला के लड़ते, हमास से कंधे से कंधा मिला के लड़ते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्योग्राफी बीच में आ गई, क्योंकि वहां पहुंचना एक दूसरी समस्या है, बीच में समुद्र है। लेकिन फिर भी यमन ने कहा है कि अगर आगे लड़ाई होगी तो हम पहुंच के वहां पर हम संघर्ष करेंगे, किसी भी हालत में हम इस चीज को होने नहीं देंगे। तो अगला जो संघर्ष होगा, इजराइल भी इस बात को समझ ले
कि उसमें कई देशों की सेनाएं भी आएंगी, यमन भी उसमें आएगा, उसमें हिजबुल्लाह के लोग भी वहां से हमला करेंगे। अब पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि अगर इजराइल को एक धक्का लगा है और इजराइल उससे सीखने की और उससे उभरने की, और एक बिल्कुल जो गलत प्रोजेक्ट है कॉलोनियलिज्म का, जो मतलब 75 साल हो गए आजादी के हम लोगों को, चीन की आजादी के इतने साल, कितने देश आजाद हो गए। फिलिस्तीन एक मुल्क है जिसको जबरदस्ती गुलाम बना के रखा है। ये जितने औपनिवेशिक ताकत है, इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, इन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ है। और इनका पूरा एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि फिलिस्तीन को हमें आज़ादी नहीं देनी है। इसके बाद भी जबकि वो हार गए, फिलिस्तीन को आज़ादी नहीं देनी है और फिलिस्तीन को हमको एक बेस बनाना है, मॉडल बनाना है पूरी दुनिया के लिए कि देखिए हमने आज़ादी नहीं दी, हमने इनके सारे रिसोर्सेज सब कुछ हड़प लिया, इनको दबा भी दिया। अब जो बात हो रही है, फिर से स्मोत्रिच कह रहा है कि हमको जाके इस बार मिलिट्री रूल इंश्योर करना चाहिए। लेकिन वहां पर तुम जाओगे जहां पर तुम्हारे एक से एक योद्धा गए, मारे गए। एहसान दक्सा की बीवी से पूछो आज जो एहसान दक्सा सबसे बड़ा जल्लाद, उसको किस बुरी तरीके से मारा है। तुम जाके पूछो जो एक यौब अकाल वगैरह जो बड़े आईडीएफ के जल्लाद थे, उनको किस बुरी तरीके से काटा गया है। तुम नहाल ब्रिगेड, किफिर ब्रिगेड, इस तरह की तमाम ब्रिगेड्स के उस तरह के लोगों से जाके, उनके परिवार से जाके पूछो कि जब उनकी लाशें मिली तो उनको पहचानना मुश्किल था। हमास ने जो संदेश भेजा है वो दुनिया का सबसे बड़ा संदेश है, और जो सबसे ज्यादा बात जो इनको खल रही है वो यही खल रही है कि हमास का शासन वापस आ गया है। हमास का शासन जस का तस वापस आ गया है। पूरी पुलिस, पूरी इंटरनल सिक्योरिटी हमास संभाल रहा है। कहां गई वो बातें, कहां गई वो बातें जो अमेरिका कह रहा था डे आफ्टर की, कि कल के लिए भी हमने प्लान तैयार कर लिया। एक अरब देशों की और तमाम इजराइल और अमेरिका मिलकर शासन करेंगे। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को किसी ने कहा वो शासन करेगी। अभी देखिए बहुत सारे सीक्रेट इस तरह के पेपर्स लीक हुए हैं जिसमें ये बात सामने आई है कि अरब देशों और तमाम इस तरह के देशों से जो अमेरिका टच में था, और इजराइल के साथ भी पत्र व्यवहार उनका हुआ था, जिसमें ये बात बहुत बार डिस्कस हुई थी कि डे आफ्टर क्या होगा, हमास को हम जब खत्म कर देंगे तो क्या होगा। यहां तो हमास को खत्म नहीं कर पाए। अब जो सारी साजिश खुल रही है कि इस साजिश में कौन कौन से अरब देश इन्वॉल्व थे, उनके नाम सामने आ रहे हैं। और आप जानते ही हैं बहराइन, सऊदी अरेबिया, इस तरह की जो फोर्सेज हैं जो कहीं ना कहीं शामिल हैं, और जिसमें और जो इनके साथ पत्र व्यवहार में शामिल थी। और आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 के पहले सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करने जा रहा था। अब हम देखिए वेस्ट बैंक पे आते हैं। वेस्ट बैंक में सबसे जो बड़ी बात हुई है वो ट्यूबस में जो कल एक ब्लास्ट हुआ था, कल देर रात, और उस ब्लास्ट में एक आईडीएफ का जो ऑफिसर है वो मारा गया है, और कम से कम 3 से ज्यादा वो घायल हो गए। मैं देखिए देर से आपको अपील कह रहा हूं, लेकिन आप इसको अंत तक देखिएगा। ये भी थोड़ा सा आज विस्तृत वीडियो है, मैं अभी भी बाहर हूं और आप देख सकते हैं कि मैं उस तरीके से अभी अपने कॉन्टेक्स्ट में लौटा नहीं हूं, इसलिए आपको खास तौर पे एक मेरी मदद इसमें करनी होगी। अभी देखिए जो पूरी जो सिचुएशन है, तमूम जो जगह है ट्यूबस में, वहां पर जो ब्लास्ट हुआ, पूरी की पूरी आईडीएफ की एक जीप उड़ गई, जिसमें एक आईडीएफ का ऑफिसर और 3 सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो कि जेनिन में जिसको लगा दिया गया था, और कल बात आई थी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ भी संधि हो गई, और कल ऐसी खबर आई थी, लेकिन उस संधि को पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने तोड़ दिया आज ही जेनिन में। तो उसके बाद फिर जो लड़ाई शुरू हुई, उस लड़ाई में कई जगह, बल्कि आज नहीं बल्कि कल रात को ही तोड़ दिया था। तो जो हमास के फाइटर्स वेस्ट बैंक में, वो समझ गए थे, उन्होंने सीधे ट्यूबस में तो उन्होंने कहा कि हम इस पे देखिए एक लेसन देंगे, और उन्होंने आईडीएफ के उस पर सीधे हमला कर दिया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की ऐसी की तैसी, हम सीधे आईडीएफ पे हमला करते हैं। और उन्होंने आईडीएफ की पूरी जीप उड़ा दी। उसके बाद जेनिन में उन्होंने 2 ब्लास्ट किए, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की भी एक आर्मर्ड व्हीकल थी उसको उड़ा दिया। अब ये जो सारी चीजें आई, और इसमें देखिए पूरा साफ रेजिस्टेंस कह रहा है कि हम किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में हम वापस उस स्थिति में नहीं जाने देंगे। हम महमूद अब्बास को समझना चाहिए, और ये एक नेशनल कॉल है। वो खिसिया हुआ है क्योंकि गाजा में हमास का शासन लौट गया है। वो सपने देख रहा था कि कहीं ना कहीं उसको शासन करने को मिल जाएगा गाजा में। हालांकि अगर हमास हारता तो उसको तो कोई उसकी पूछ नहीं थी। वो यही बात देखिए कि हमास अगर एक फिलिस्तीनी हारेगा सब हारेंगे। इस चीज को महमूद अब्बास नहीं समझता है। वो बिल्कुल
दुश्मनी के लेवल पे लिए हुए और मतलब पॉलिटिकली बैकवर्ड एलिमेंट है। उसके पास राजनीतिक समझ जीरो है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन और कुछ नहीं। क्योंकि अगर हमास मारा जाता तो महमूद अब्बास को कोई नहीं पूछता, उसके बाद इजराइल मिलिट्री रूल वहां लगाता और फिर वो जब तक चाहता वहां मिलिट्री रूल होता। उसके बाद कुछ इस तरह से फिलिस्तीनियों को, जो अभी स्मोत्रिच कह रहा है कि हम आगे करेंगे, और फिर कुछ फिलिस्तीनियों को अपने कोलैबोरेटर्स बना के उनको उनके नाम पे शासन चला। तो कोलैबोरेटर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। ऐसा तो है नहीं भाई 20-25 लाख 35-40 लाख की आबादी में आपको क्या 100-200 ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपके साथ कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग करना चाहे, मिल ही जाएंगे। लेकिन देखिए आज एक जो फिलिस्तीनी, जो गाजा का डिस्प्लेस्ड युवा, उसने आज एक बड़ी जबरदस्त बात कही। उसने कहा दुनिया कह रही है कौन जीता, तो उसने कहा हमास जीता। अच्छा हमास जीता, उसने कहा चलो ये भी छोड़ दें, हमास एक मिलिट्री फोर्स है, उसकी वो जीता, ये जग जाहिर है और ये चीज स्थापित होगी। लेकिन हम कैसे जीते, फिलिस्तीनी कैसे जीते, गाजा के लोग कैसे जीते, इस पे उसने कहा कि हमने लाइफ में पहले जब ये लड़ाई शुरू हुई थी 3 गोल बनाए थे। हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, ठीक, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे, या अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, और तीसरी बात, हम इजराइल के लिए कभी कोलैबोरेशन में नहीं जाएंगे, इजराइल के कोलैबोरेशन में नहीं जाएंगे, यानी इजराइल के हम कभी मुखबिरी नहीं करेंगे इजराइल के लिए। ये तीनों चीजों पे मैं आज कायम हूं, तीनों हमने इस पे तो हम जीते। हमारे जो युद्ध में यही होता है, युद्ध में देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ऑब्जेक्टिव था हिटलर की पूरी नाजी मशीन को खत्म कर देना, हिटलर को खत्म कर देना। जो हुआ सबने मिलकर किया, जो हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हिटलर भी जिंदा और हिटलर का शासन लौट आया जर्मनी में और आप कह रहे हैं कि हम जीत गए। ऐसा वही, लेकिन आज की स्थिति में आप मतलब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव एक होता है, एक बेसिक चीज होती है। इजराइल अपने सारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में फेल हो गया है, उसी के लोग कह रहे हैं। और स्मोत्रिच के बारे में आपको बता दें, उसने इजराइल के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं हलेवी, उन पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये जो चीफ ऑफ स्टाफ है इसके नेतृत्व में अब कुछ नहीं हो सकता है। जबकि हलेवी ने आज दूसरा बयान दिया। हलेवी ने आज बयान दिया कि वेस्ट बैंक में हमको बड़े स्तर पे लड़ाई करनी होगी, वेस्ट बैंक की लड़ाई अलग है। मैं आपको बता दूं, वेस्ट बैंक गाजा, अभी इस समय वेस्ट बैंक में सबसे अच्छी बात यह हुई है कि वहां हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस पहुंच गया है। यह गद्दार महमूद अब्बास से एक विकल्प वहां की जनता को मिल गया है। दूसरी बात जो है, इजराइल वेस्ट बैंक में इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। वो कोशिश करेगा कि क्योंकि स्मोत्रिच वगैरह का पर्सनल एजेंडा है कि वेस्ट बैंक में वो किसी भी तरीके से जो सेटलमेंट्स हैं उसको आगे बढ़ाए और ज्यादा सेटलर्स को वहां पर सेटल करें। तो इसलिए देखिए वो लोग इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहां भी हार लिखी हुई है। वहां पर जिस तरीके से जिस ट्रेजेक्ट्री पे पूरी सिचुएशन चल रही है, उसमें आप देखिए तो रेजिस्टेंस लगातार, वो केवल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, क्योंकि उसके साथ फिलिस्तीनी है, इसलिए वो अपनी फायर पावर रोके हुए, लेकिन वो भी फायर पावर यूज कर रहा है, आईडीएफ को मार रहा है। आईडीएफ के कितने लोग मारे गए हैं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के भी कितने लोग छोड़ के भागे हैं, वो हम आपको बताते रहे हैं वेस्ट बैंक में। और अब देखिए फोकस वेस्ट बैंक में फाइटिंग का होगा ज्यादा से ज्यादा। आज देखिए और भी कुछ, मतलब सीज फायर के पहले जिस तरीके से हमास ने इजरायलियों को मारा, उस पर भी कुछ वीडियोज आए हैं। कल मैं अपने उसके आपको एक्स अकाउंट पे उन वीडियोस को डालूंगा। उसके बाद देखिए ईरान। अब ईरान में क्या है कि रशिया के साथ जो 20 साल का उनका ये करार हो गया है, उस करार के चलते ईरान भी काफी कॉन्फिडेंट है। और उसके अलावा भी जो उसके पास जो आर्सेनल हमने बताया था कि उनके पास ऐसी जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स आ गए हैं जो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है, चाइना के पास भी नहीं है। और उसके बाद ईरान ने यह भी कहा है कि देखिए ये सीरिया के धक्के के बाद हमारी जीत हुई, वही जो हमने आपको पहले कहा था, हमारी जीत हुई है। और इसके बाद अब गाजा में लोग लिबरेट हुए हैं और अब देखिए पूरे इलाके में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस फिर से नई ऊर्जा के साथ सामने आएगा। और वो देखिए आपको ज्यादा दिन इंतजार करना नहीं है। आज 20 जनवरी है, 25 जनवरी को लेबनान का सीज फायर खत्म हो रहा है और 26 जनवरी से हिजबुल्लाह वहां पर फायरिंग शुरू कर देगा, अगर इजराइल नहीं हटा या इजराइल ने जरा सी भी कोई इस तरह की बदमाशी की। सीरिया में देखिए वही स्थिति है। सीरिया में अभी तक एचटीएस की सरकार ने हमास को कांग्रेचुलेट नहीं किया है
और ये इसको लेके सीरिया में बहुत नाराजगी है। जो वहाँ की सुन्नी अरब पॉपुलेशन है वो नाराज है सीरिया की सरकार से। जगह जगह रेबेल्स के मतलब सो अब देखिए रेबेल्स अभी सत्ता में आए थे, अब जो रेजिस्टेंस है, रेबेल्स उनको नहीं कहना चाहिए, अब जो दूसरा रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है असली, जो अब जो एक तरह से ईरान की जो आइडियोलॉजी है उसके आधार पे, हमास की जो आइडियोलॉजी मैंने आपको बताया था, मुस्लिम ब्रदरहुड प्लस ईरान, ये जो एक शिया सुन्नी की एकता बनी है, इस आइडियोलॉजी पे जो रेजिस्टेंस खड़ा हो रहा है सीरिया में। आज कुसैर तक में बार बार कुसैर की लड़ाई, कुसैर पे कब्जा करने की बात आ रही है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जो पिछली सीरियन सिविल वॉर हुई थी उसमें 2013 में बैटल ऑफ कुसैर निर्णायक थी, जो सीरियन फोर्सेस ने जीती थी ईरान की मदद से। अब देखिए वहां पर अगर कुसैर को लेकर फिर से लड़ाई छिड़ रही है तो इसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं जो सीरियन रिजीम है वो कमजोर पड़ रही है। और सीरियन रिजीम ने अब इजराइल के खिलाफ भी कम से कम ये कहना शुरू कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं कि भाई हमको तो खाली कर दो, हमारे पास ना ईरान है यहाँ ना हिजबुल्ला है। लेकिन कल को देखिए वहां रेजिस्टेंस पैदा होगा, इजराइल कहेगा कि हमें रेजिस्टेंस से लड़ना, जबरदस्ती, तुमसे किसी ने कहा भी नहीं, कोई हेल्प भी नहीं मांगी, रेजिस्टेंस से हमको लड़ना है, तो वो वहां पर बना रहेगा। फिर अमेरिका आईसिस को वहां पैदा करेगा अगर ट्रंप ने अलाउ किया। ट्रंप देखिए सारी चीजें रिवर्स भी कर सकता है, उसके पास ये ताकत है, उसने ये दिखाए भी, क्योंकि उसकी लड़ाई बाइडेन के डीप स्टेट से है जो पूरी दुनिया में एक जंग का एक पूरा सिंबल बन गई थी। बैरक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, इस तरह के तमाम जो डेमोक्रेट्स हैं जिन्होंने हाथ मिलाया डीप स्टेट से और अपने और पूरा मतलब जिन्होंने पूरा नंगे हो गए, जो उनको जो क्योंकि और उनके खिलाफ ट्रंप है। तो ट्रंप अभी नहीं चाहेगा कि उनकी नीतियों को, अभी फिलहाल, आगे चल के क्या होगा कोई नहीं कह सकता, अभी फिलहाल वो नहीं चाहेगा कि उनकी नीतियों को वो आगे बढ़ाए। दूसरी बात देखिए, रशिया यूक्रेन फ्रंट पे भी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन को एक बड़ा धक्का लगा है। रशिया नए नए इलाके जीतते जा रहा है, कीव के पास पहुंच गया है। और जो एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो करप्शन की जो पैसा अमेरिका देता है यूक्रेन को, वो जेलेंस्की की जेब में काफी हद तक जाता है। उसी पैसे से यूक्रेन हथियार खरीदता है वेस्ट के, तो फायदा वेस्ट को ही होता है, अमेरिका को ही होता है, उन्हीं की आर्म्स कंपनी को फायदा होता है। और उसके बाद फिर उस कर्ज के बदले, अब आप देखिए ये बड़ा ये इस तरह से वो कॉलोनियल फोर्सेस कई तरीके से एक्सप्लॉइट करती हैं। तो आपने पैसा दिया, उस पैसे से आपने अमेरिकन मैन्युफैक्चरर से अपने हथियार लिए, तो फायदा ही मतलब फायदा अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर का हुआ। और दूसरी तरफ जो कर्ज आपने दिया है वो उससे आप खुश नहीं कि उसने उस कर्ज से वो हथियार खरीद लिए आपसे, नहीं, उसमें आप केवल खुश नहीं, आप ये भी कर रहे हैं कि यूक्रेन की लैंड्स, यूक्रेन के मिनरल्स, यूक्रेन की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको भी गिरवी रखवा रहे हैं। और उसी के और ये जो देखिए कल को ये पूरा देश बिक जाएगा और अमेरिका इसको हड़प लेगा। रूस इसी चीज की लड़ाई लड़ रहा है, ये बहुत खतरनाक है। ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी किया था, मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने जो भारत का शोषण किया, उसमें कई बड़े सोफिस्टिकेटेड चीजें इन्वॉल्व थी तब 19वीं सदी में, और फिर 1857 की जंग उसके खिलाफ हुई थी। तो वो सब चीजें हम आपको बताएंगे। अभी आप देखिए पैटर्न जो अमेरिका का है वो यूक्रेन में, वही वो अभी अच्छा इजराइल का ज्यादा अभी डायरेक्ट पैटर्न है कि नहीं, सीधे हम फिलिस्तीनियों को दबाएंगे, उनके मिनरल्स, उनकी रिसोर्सेज, जो उनके वाटर रिसोर्सेज हैं, सबको हम डायरेक्टली कब्जा करेंगे। लेकिन गाजा में हमास वापस आ गया है, वेस्ट बैंक में देखिए पूरी लड़ाई जारी है और उसका भी कल्मिनेशन वही होगा। और फिर इजराइल पे एक और 7 अक्टूबर बहुत जल्दी होगा, ये आप देख लीजिएगा। एक बार ये पूरी खत्म हो जाए, ये जो प्रक्रिया है, प्रिजनर्स अभी केवल 3 और 90, 3 इजरायली होस्टेजेस रिलीज हुए हैं, 90 फिलिस्तीनी रिलीज हुए हैं। अभी ये संख्या आगे बढ़नी है, फिलिस्तीनी हजारों रिलीज होने हैं। वो एक बार पूरी हो जाए और हमास भी इस बात को समझ रहा है इजराइल का क्या इंटेंशन है और पूरी तैयारी उसके हिसाब से कर रहा है। तो देखिए ये आज का जो प्रसारण है ये हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।